जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं घातक यूकैप के बारे में। घातक यूकैप को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने डिफेंस गलियारे में एक बार फिर से हलचल मचा दी है। आइए जानते हैं पूरे मामले को पहले हम डिटेल में। देखिए, घातक यूकैप भारत का एक महत्वपूर्ण स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल है जिसे डीआरडीओ की तरफ से विकसित किया जा रहा है। यह भारत का पहला स्वदेशी स्टेल्थ ड्रोन होने वाला है और ये दुश्मन के इलाके में घुसकर उस पर हमला कर सकता है और उसमें पायलट को किसी प्रकार का जोखिम भी नहीं होगा। अब अगर हम बात करें रिपोर्ट की, तो हाल ही में रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने घातक के डिजाइन और डेवलपमेंट को क्लियर कर दिया है। और ये एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि इससे प्रोजेक्ट को औपचारिक रूप से आगे बढ़ने पर जो मंजूरी है वो मिल चुकी है। अब अगर हम घातक की बात करें तो इसका वजन तकरीबन 13 टन होने वाला है और इसमें हमें फ्लाइंग विंग डिज़ाइन देखने को मिलेगी, यानी सेम वही डिज़ाइन जो आपको B2 बॉम्बर में देखने को मिलती है। और इसके चलते इसका जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो काफ़ी कम हो जाता है। इसको पावर करने के लिए ड्राई कावेरी इंजन का यूज़ किया जाएगा जो कि बिना आफ्टर बर्नर के तकरीबन 49 से लेकर 51 किलोमीटर का थ्रस्ट देने में सक्षम है। और ये इंजन ज़्यादा ईंधन भी बचाता है और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त भी माना जाता है। इसमें हमें बहुत सारे स्टेल्थ फीचर भी घातक में देखने को मिलेंगे, जैसे कि इसमें हमें इस आकार के जो एयर इनटेक्स हैं जो कि हमें इंजन ब्लेड छिपाने के लिए यूज़ करने होते हैं वो देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर हमें इंटरनल वेपन बे देखने को मिलेगी। इंटरनल वेपन बे में बेसिकली हथियारों को विमान के अंदर ही रखा जाता है, वो ओपन हार्ड पॉइंट्स के जैसे हमें एक्सपोज नज़र नहीं आते। इसमें इन सब के चलते जो रडार क्रॉस सेक्शन है ये बहुत कम होने वाला है। पेलोड कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो घातक यूकैप की जो पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है ये अराउंड 1.5 टन की होने वाली है, जहां पर ये प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन और मिसाइल्स के साथ साथ जो बॉम्ब्स हैं उन्हें कैरी कर सकता है। इसकी रेंज तकरीबन 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की होगी। और अगर हम बात करें इसमें लॉइटर टाइम का, तो वो तकरीबन 5 से लेकर 8 घंटे के बीच में ही है। ये ड्रोन काफ़ी ज़्यादा एडवांस होने वाला है क्योंकि इसमें हमें एडवांस जो एसा रडार है वो देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा इसमें आपको इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और जो इंफ्रारेड सेंसर्स हैं ये देखने को मिलेंगे। इन सब की सहायता से ड्रोन टारगेट को खुद ढूंढ पाएगा, ट्रैक कर पाएगा और अटैक भी कर पाएगा। इसके रोल की बात करें तो मुख्यतः इसको सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस और इसके अलावा डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस जो है, यानी कि सीड और डेड मिशन में इसका यूज़ होगा, जहाँ पर यह दुश्मन के रेडार, मिसाइल साइट, कमांड सेंटर और दूसरे जो हाई वैल्यू एसेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। और ये फर्स्ट वेव स्ट्राइक प्लेटफॉर्म होगा, यानी युद्ध की शुरुआत में सबसे पहले दुश्मन के एयर डिफेंस को कमज़ोर करने की जिम्मेदारी इन्हीं ड्रोन्स के कंधे पर होने वाली है। अब अगर आप इनको पुराने प्लेन से कंपेयर करें, जैसे कि जैगवार हो गए या तेजस मार्क 1 हो गया, जो कि दोनों मैन्ड एयरक्राफ्ट हैं, कम स्टेल्दी हैं और ज़्यादा रेंज ऑफर नहीं करते, तो वहीं घातक जो है ये अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है, ज़्यादा स्टेल्दी है, 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की जो रेंज है और लंबे समय तक उड़ सकने की जो क्षमता है वो इसे दूसरे प्लेन्स की तुलना में काफ़ी अलग बनाती है। अगर हम करंट स्टेटस की बात करें तो डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने 60 यूनिट्स को खरीदने की सिफारिश करी है। प्रोग्राम अब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अंतिम मंजूरी का इंतजार कर रहा है। पहले से ही जो स्केल डाउन टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है, जिसको हम स्विफ्ट के नाम से जानते हैं, उसके फ्लाइट टेस्ट हो चुके हैं और 2023 में उसकी सफ़र उड़ान भी हमें देखने को मिली थी। अब यहाँ पर फुल स्केल जो प्रोटोटाइप टेस्टिंग है वो बहुत जल्दी शुरू होने की उम्मीद है। और कावेरी इंजन का ड्राई वेरिएंट जो कि अभी सर्टिफिकेशन का इंतज़ार कर रहा है, जैसे उसके सर्टिफिकेशन पूरे हो जाते हैं तो इस प्रोग्राम में हम कह सकेंगे कि हमें एक बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो मिला है। यानी ये जो ड्रोन है भारत को उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल कर देगा जो इस प्रकार के यूकैप्स का निर्माण कर सकते हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है MRFA प्रोग्राम को लेकर के। MRFA प्रोग्राम को लेकर भारतीय वायुसेना जो कदम है वो काफ़ी फूक के रख रही है। एक तरफ प्रयास ये भी किया जा रहा है कि इसमें हमें ज़्यादा इंजीनियर्स कंपोनेंट देखने को मिले, ज़्यादा जल्दी से इनकी डिलीवरी पूरी हो, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है उनको ये पूरा करने में पीछे ना रहें। और इसीलिए ये जो रिपोर्ट हम आपको बताने वाले हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। दरअसल राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को इस उद्देश्य के साथ खरीदा गया है कि 2030 से 35 तक भारतीय वायुसेना को ये एक कंफर्टेबल पोजीशन में पहुंचा सकें। अब अगर हम भारतीय वायुसेना की रिपोर्ट की बात करें तो जो मुख्य प्लान सामने निकल के आया है भारत का, उसमें 114 जो नए राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनके खरीदने की बात फ्रांस से चल रही है। और ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये पुराने 36 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट से अलग होने वाले हैं जो पहले से ही भारतीय वायुसेना के पास हैं। ये 114 विमान बेसिकली 2 अलग अलग वेरिएंट के होंगे।
पहला वेरिएंट जो हमें देखने को मिलेगा वो इंडिया स्पेसिफिक F4 प्लस वेरिएंट होगा और दूसरा जो वेरिएंट है बेसिकली वो F5 स्टैंडर्ड के होने वाले हैं। अब F4 प्लस वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पर प्लस का मतलब ये है कि जो बेसलाइन F4 स्टैंडर्ड है उसके अलावा जो इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट्स हैं ये भी इन विमानों में ऐड करी जाएंगी। और ये जो इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट है इसे भारत ने वर्षों का जो अपना अनुभव रहा है अलग अलग टेरेन में ऑपरेट करने का उसके अनुसार जो है वो ऐड करने का फैसला किया है। इसके अलावा तकरीबन 20 से 25 एयरक्राफ्ट जो है संभावित है कि वो राफेल F5 स्टैंडर्ड के होने वाले हैं। हालांकि अभी F5 स्टैंडर्ड पूरी तरीके से तैयार नहीं है और वो विमान अगर आते भी हैं तो 2032 के बाद ही वो भारतीय सेना में आते नजर आएंगे। इसीलिए पहले ज़्यादातर जो F4 स्टैंडर्ड हैं इन्हें हम सर्विस में इंडक्ट होता देखेंगे। एक और चीज़ जो आपको पता होना चाहिए कि F4 प्लस और F5 में कुछ फ़र्क भी है। कुछ लोग ये ऐसा कहते नज़र आ रहे हैं कि अगर F4 प्लस है तो वो F5 के समकक्ष है तो हमें F5 नहीं लेना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं क्या ये दोनों एकदम सिमिलर हैं। देखिए पहले हम बात करते हैं उपलब्धता की। F4 प्लस हमारे लिए उपलब्ध हैं और ये इसी दशक के पहले आने शुरू हो जाएंगे या इस दशक के पहले ख़त्म होने से पहले आने शुरू हो जाएंगे। वहीं F5 जो है ये फ्यूचर स्टैंडर्ड का है, ये 2030 से 32 के बाद ही हमें देखने को मिलेगा। दूसरी बड़ी चीज़ यहाँ पर अगर हम अपग्रेड की बात करें तो F4 प्लस स्टैंडर्ड में हमें बेहतर सेंसर फ्यूजन देखने को मिल जाता है, कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है, वेपन इंटीग्रेशन देखने को मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर देखने को मिल जाता है। वहीं F5 स्टैंडर्ड की बात करें तो ये अगली पीढ़ी के एवियोनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैन अनमैन टीमिंग और ज़्यादा स्टेल्थ के साथ साथ एक पावरफुल इंजन को लेकर आने वाला है। अगर हम इंजन की बात कर ही रहे हैं तो मौजूदा राफेल में आपको M88 इंजन देखने को मिल जाता है जो कि F4 क्लास में भी यूज़ किए जा रहे हैं, जो कि 75 किलोन्यूटन का जो थ्रस्ट है वो जनरेट करते हैं। लेकिन राफेल F5 स्टैंडर्ड में ये चीज़ अपग्रेड होकर M88 टीरेक्स इंजन तक पहुंच जाती है, जहां पर M88 टीरेक्स इंजन तकरीबन 90 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करते हैं और ये जो है 20% ज़्यादा पावर भी डिलीवर करते हैं। और अगर अब हम बात करें इसका फ़ायदा, तो पहला फ़ायदा तो F4 के साथ ये है कि भारत को कम से कम समय में ये मिल जाएंगे और भारत अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ या शॉर्टेज को पूरा कर सकती है। वहीं F5 के लिए हमें 2030 के दशक तक वेट करना पड़ेगा। F4 प्लस की बात करें तो ये तुरंत उपयोगी है, प्रूवन प्लेटफॉर्म है और राफेल F5 बेसिकली सुपर राफेल जैसा होगा, जहाँ पर 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी भी हमें देखने को मिल सकती है। लॉन्ग टर्म विजन की बात करें तो अभी के जो 36 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो भारत के लिए काम तो कर रहे हैं, लेकिन भारत को पता है कि ये आने वाले समय में उतने रिलेटेबल नहीं रहेंगे, तो इनको भी जो F4 प्लस कैटेगरी का अपग्रेड है वो दिया जाएगा। और अगर 114 नए राफेल आ गए तो भारतीय वायुसेना में जो कुल संख्या हो जाएगी मिला करके ओवरऑल वो तकरीबन 150 के आसपास हो जाएगी। अब यहाँ पर बाद में ऑप्शन ये भी है कि भारत चाहे तो अतिरिक्त 50 राफेल F5 स्टैंडर्ड को खरीद सकता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।